ए वेरी वार्म वेलकम टू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मोटर का पार्ट 10। इससे पहले हम लोग ने मोटर का पार्ट 9 तक अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो कंटिन्यू करें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, द इलेक्ट्रिक मोटर इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बोल रहा है कि जो हमारा मोटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो होगा रॉन्ग, गलत हो जाएगा, नो। तो 219 का हो जाएगा नो। देखिए क्यों होता है। अब देखिए मोटर में हम लोग क्या करते हैं, बिजली से सप्लाई देते हैं। तो बिजली वाला जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बिजली वाला सप्लाई दिए, यहाँ आउटपुट में हमको रोटेशन मिलता है। तो ये होता है रोटेशन करना, मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मोटर क्या किया, हमारा मोटर किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाले, हमको दिया आउटपुट पे मैकेनिकल। तो हमारा यहाँ सवाल जो है वो बोल रहा है कि मैकेनिकल देंगे तो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगा, तो गलत होगा ना। तो चलिए, ये अगर जनरेटर होता तो ये काम करता। अब हमारा देखिए 220 नंबर सवाल क्या है, तो यहाँ 120 लिखा हुआ, 220 होगा, ठीक। तो देखिए ये सवाल हमारा पूछ रहा है कि द बॉडी ऑफ डीसी मिल मोटर्स इज मेड इन टू हाफ्स बोल्टेड टुगेदर टू इजी एक्सिस टू द फील्ड वाइंडिंग एंड इंटरनल पोल्स, ठीक। तो बोल रहा है जो हमारा बॉडी होता है डीसी मिल मोटर्स का, वो हाफ जो बोल्ट है, जैसे ये मशीन है हमारा, तो जो डीसी मशीन का बॉडी होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग और पोल्स को इजी तरीके से लगाने के लिए उसका जो बॉडी होता है, बॉडी दो भागों में बंटा होता है जो बोल्ट से कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो हमारा मशीन है, मान लीजिए ये मशीन है, ये दोनों तरफ से मान लीजिए बोल्टेड से कनेक्ट कर देंगे तो हमको पोल, यहाँ पे पोल रहेगा, तो पोल को लगाने में इजी होगा और फील्ड वाइंडिंग को भी घुसाने में इजी होगा। तो क्या ये वोल्टेड रहता है एक दूसरे से, तो हो जाएगा हमारा आंसर यस, ठीक। क्योंकि अगर वो वोल्टेड रहेगा तो हमको फील्ड वाइंडिंग को अंदर लगाने में और फिर उसके बाद पोल्स को अंदर लगाने में इजी होगा। दोनों बोल्ट को खोलेंगे और उसके बाद पोल्स को स्क्रू के द्वारा टाइट करके रखेंगे, या अगर खुद उसके द्वारा ही मेल्टेड करके बनाया गया तो और अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो देखिए 221 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है। A DC motors work on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, its experience its experience a force whose direction is given by following right hand rule। तो अब देखिए डीसी, आप लोगों को पहले ही बताए थे कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, मोटर हो गया और जनरेटर। तो जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, दायां हाथ से घुमाते हैं। तो दायां हाथ से घुमाते हैं तो इसमें राइट हैंड का यूज करते हैं घुमाने। अगर हमको उसका शाफ्ट को घुमाना होगा जनरेटर का तो राइट हैंड का यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाते हैं। मतलब ये एक ट्रिक्स है, ठीक ना, ऐसा कोई रूल नहीं है याद रखने के लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ मोटर का बात बोला है, तो मोटर में क्या लिख दिया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो मोटर में, अगर जनरेटर में राइट हैंड रूल लग रहा है तो मोटर तो उसका अपोजिट काम करता है, तो उसमें लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो इससे हम लोग को ट्रिक्स मिल जाएगा याद करने का, ठीक। तो हमको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि जनरेटर को हम लोग राइट हैंड से घुमाते हैं तो उसमें राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक। तो अगर जनरेटर में राइट हैंड रूल लग रहा है तो मोटर में तो राइट नहीं लग सकता, लेफ्ट लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो 221 का आंसर क्या हो जाएगा, 221 का हो जाएगा नो। अब देखिए 222 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है। इन ए डीसी मोटर द बैक और काउंटर ईएमएफ एक्ट्स इन अपोजिट टू द करंट इन द मशीन। बोल रहा है कि जो डीसी मोटर है उसमें जो बैक ईएमएफ का, जो हम लोग ईबी पढ़ते थे ना, कि मोटर में क्या होता है, बैक ईएमएफ आता है, तो उसी को हम लोग काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। मतलब एक ही चीज़ का दो नाम, ठीक ना। तो बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ दोनों एक ही चीज़ है। तो बोल रहा है वो किस जो हमारा करंट, मशीन का जो करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यस। क्यों, देखिए ये हमारा मोटर का, चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए मोटर, मान लीजिए शंट मोटर है, ठीक। ये हमारा आर्मेचर है। तो जब हम लोग यहाँ से सप्लाई देंगे मोटर में, तो इधर से करंट जाएगा आर्मेचर में, फील्ड में भी जाएगा, आर्मेचर में भी जाएगा, और बैक ईएमएफ इसके अपोजिट, इस करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो ये इस करंट का अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि काउंटर ईएमएफ जो होता है अपोजिट डायरेक्शन होता है, करंट जो करंट मशीन में प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो करंट हम लोगों ने मशीन में दिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैक ईएमएफ आता है, तो हो जाएगा यस। तो 222 का हो जाएगा यस। देखिए वोल्टेज इक्वेशन, और उसके बाद 223 नंबर सवाल क्या पूछ रहे थे। द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ ए मोटर इज गिवन बाय। तो मोटर में क्या है, हम लोग यहाँ टर्मिनल में वोल्टेज दिए और यहाँ पे क्या आएगा, बैक ईएमएफ आएगा, ठीक। तो यहाँ पे होता है हमारा रेजिस्टेंस, मान लीजिए सीरीज मोटर ले या शंट ले, कुछ भी ले,
तो यहाँ आर ए होगा आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ठीक, तो देखिए जो हम लोग मोटर में क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो जो देते हैं वो सबसे बड़ा होता है, मान हमको याद रखना ये ट्रिक्स। ठीक, अब ये दोनों के बराबर होगा। ठीक, तो मोटर के केस में देखिए याद कैसे रखना है, तो V बराबर हो जाएगा आई ए आर ए प्लस ए बी, क्योंकि V ही है जो ये दोनों को प्रोड्यूस करेगा। तो बाप ये हो गया, ये बेटा हो गया। ठीक, तो भी हम लोग स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, हम लोग सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई करेंगे तभी ना बैक ईएमएफ आएगा और करंट आएगा। तो सबसे बड़ा ये हो गया, तो इसके बराबर ये दोनों हुआ, तो ऐसे याद रखना है। तो हमको सवाल में वोल्टेज इक्वेशन देखिए क्या दिया है कि ई बी बराबर भी प्लस आई आर ए होगा, तो देखिए उल्टा दे दिया है, तो ये हमारा मोटर का इक्वेशन गलत है। अगर हमारा जनरेटर रहता तो उसको जानने के लिए आप पहला वाला वीडियो देखें, वहाँ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे बताऊँगा नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो 223 का आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि इसका आंसर होगा V बराबर ई बी प्लस आई ए आर ए। अब देखिए 224 नंबर क्या बोल रहे हैं, आर्मेचर टॉर्क इन ए डीसी मोटर इज गिवन बाय। तो आर्मेचर का जो टॉर्क होता है डीसी मोटर का वो क्या होता है वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, पी, देखिए हम लोग जनरेटर का फॉर्मूला जानते हैं, उसी से इसको निकाल लेंगे। हाँ, इजी रहेगा याद करने में। अगर आप एक फार्मूला याद रखिएगा तो ये भी याद हो जाएगा। जनरेटर के केस में हम लोग का क्या जनरेट होता है, ईजी जनरेट होता है। और मोटर के केस में क्या होता है, रोटेशन जनरेट होता है। तो रोटेशन कहाँ से आता है, टॉर्क आएगा तब ना रोटेशन होगा। तो देखिए जनरेटर के केस में होता है पी एन फाइव जेड अपन 60 ए। ठीक, तो मोटर में क्या कर देना है, पी फाइव जेड रखना है, उसके बाद एन के जगह वहाँ जनरेटर में हम लोग क्या देते हैं, रोटेशन देते हैं, और मोटर में क्या देते हैं, करंट देते हैं। वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब ना मोटर घूमेगा, तो करंट आएगा। तो यहाँ यहाँ रोटेशन के जगह ओनली क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक, और ऊपर उसके बाद क्या करना है, देखिए नीचे क्या होगा, वहाँ होता था 60 ए, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 पाई। ठीक, तो चलिए ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, जो जो पार्ट कांस्टेंट है ना उसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक, मतलब हम लोग देखते हैं कि कौन किसके प्रोपोर्शनल आता है, इस चीज़ को देखने के लिए कांस्टेंट चीज़ों को हटा देते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमारा इसमें दिया है कि 0.0159 पी आई अपॉन ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सही। देखिए 0.159 कहाँ से आता है, अगर आप 2 पाई को कीजिएगा ना कन्वर्ट तो आ जाएगा। ठीक, तो ये टॉर्क का इक्वेशन क्या है, सही है। अब देखिए 225 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप इन आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर इज। बोल रहा है कि जो डीसी मोटर है उसमें कंडीशन क्या है मैक्सिमम पावर डेवलप का। तो हम लोगों ने बार बार चर्चा किया है इसका कि जब भी मशीन में वोल्टेज आधा होगा बैक ईएमएफ का, तो उस टाइम हम लोग का मशीन जो है वो मैक्सिमम पावर डेवलप करेगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा V/2, तो लेकिन यहाँ दिया है V/3, तो 225 का आंसर हो जाएगा गलत, तो यहाँ होगा नो। 224 का क्या होगा, यस। ठीक ना, अब देखिए 226 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन। तो हम लोग स्पीड रेगुलेशन के क्या बारे में क्या पढ़े थे, हम लोग स्पीड रेगुलेशन के बारे में जानते हैं कि नो लोड में जो स्पीड होता है, नो लोड। ठीक, उसके बाद फुल लोड और अपन यहाँ पे जो छोड़ेंगे उसी को नीचे लिखना, फुल लोड। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया, तो आंसर आएगा ये। लेकिन देखिए हम लोग सवाल में क्या पूछा है, स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला दिया है, तो क्या ये सही है, तो देखिए उल्टा दे दिया है कि फुल लोड स्पीड माइनस नो लोड अपॉन नो लोड, तो ये हो जाएगा नो, क्योंकि ये फार्मूला नहीं होता है। अब देखिए इन केस, अब 227 नंबर सवाल, 226 का आंसर हो गया नो। अब 227 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ ए डैश मोटर द स्पीड फॉल्स एज द लोड टॉर्क इंक्रीज। तो टॉर्क सबसे ज़्यादा हाई किस मोटर का होता है, सीरीज मोटर का, तो टॉर्क हम इसी का सबसे हाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ बोल दिया टॉर्क इंक्रीज, बाकी चीज़ों का टॉर्क इंक्रीज नहीं कर सकते हम, टॉर्क कांस्टेंट होता है। जैसे शंट मोटर लेंगे तो टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सेपरेटली लेंगे तो टॉर्क को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं स्पीड के कारण से। ठीक, क्योंकि उसमें फाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है सीरीज मोटर में, इसमें टॉर्क इंक्रीज का लोड, इसमें देखिए बोल दिया है कि जब हम लोग स्पीड को फॉल करेंगे तो टॉर्क किसका इंक्रीज हम लोग, जैसे हम लोग केस ले लेते हैं मोटरसाइकिल का, उसमें क्या होता है जैसे ही हम लोग 1 नंबर लगाते हैं
तो देखिएगा स्पीड एकदम लो हो जाता है, कितनों एक्सीलेटर लीजिएगा ना तो स्पीड हाई नहीं रहेगा, स्पीड हमेशा लो रहेगा। लेकिन मोटरसाइकिल का टॉर्क जो है ना वो मैक्सिमम रहेगा। मतलब अगर पर्वत भी चढ़ा रहे हैं, पहाड़ भी चढ़ा रहे हैं ना तो चढ़ा देगा वो। अगर मान लीजिए वैसा प्लेस नहीं है और आप एक नंबर लगा दिए तो गाड़ी क्या होगा, अगला चक्का उसका उठने लगता है। मतलब हाई टॉर्क हो जाता है, मतलब ये इतना ना टॉर्क हो जाता है किसी भी चीज़ को फेंकने लायक हो जाता है। मतलब अगर आप उस पर लोड नहीं दीजिएगा तो फेंक देगा। तो उसी तरह इसमें बोल रहा है कि जैसे उसमें हम लोगों ने स्पीड कम, जैसे उसमें हमने एक नंबर लगाया तो स्पीड कम हो गया, टॉर्क हाई हो गया। तो वही चीज़ बोल रहा है कि किस मोटर में ऐसा होता है, तो ऐसा होता है हमारा सीरीज मोटर में। ठीक, 227 का हो जाएगा सीरीज। अब देखिए 228 नंबर क्या बोल रहा है, ए शंट मोटर में भी रिगार्डेड एज एन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड मोटर। बोल रहा है कि जो शंट मोटर है उसको हम लोग एज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर मान सकते हैं। तो क्या होगा इसका, तो वही हो जाएगा, सही बोल रहा है कि जो कॉन्स्ट, जब भी टर्म कांस्टेंट का आ जाएगा, चाहे स्पीड में आए, टॉर्क में आए, कुछ चीज़ में आए, तो हमेशा ध्यान हमारा कहाँ जाना चाहिए, शंट मोटर में। शंट मोटर ही एक ऐसा मोटर है जो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट टॉर्क, उसके बाद हर एक चीज़ अगर कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसके पीछे कुछ भी लगा दीजिएगा, कांस्टेंट लगा रहना चाहिए, तो वो काम हमेशा शंट मोटर ही करेगा। तो ये याद रखना आपको, ठीक। तो इसका हो जाएगा 228 का यस, रिगार्डेड माना जाता है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड मोटर। ठीक ना, थोड़ा सा ड्रॉप होता है लेकिन कांस्टेंट ही मानते हैं उसको भी हम लोग, नेग्लेक्टेड। उसके बाद देखिए 229 नंबर सवाल क्या पूछ रहे हैं, इन ए कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर मोटर द स्पीड इंक्रीज अप्रिसिएबली एज द लोड टॉर्क इंक्रीज। बोल रहा है जो कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कौन सा होता है जिसमें फाई जो, देखिए कंपाउंड मोटर में क्या होता है, शंट और सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है। बार बार हम लोग जितना भी वीडियो बना रहे हैं सब में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप सीरीज पूरा नहीं देख रहे हैं ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए जब भी वीडियो को आप कभी कोई सा भी पार्ट देखना चालू कर रहे हैं ना तो आप स्टार्टिंग से चालू कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर होगा ना कि आपका अगर एग्जाम में एक भी सवाल छूट गया तो आप हम वो जो बोलेगा हम वो मानने के लिए तैयार हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है हमारा, तो जो हमारा कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है उसमें क्या होता है, शंट और सीरीज का कॉम्बिनेशन जब कर देंगे, शंट सीरीज मोटर का कॉम्बिनेशन जब करेंगे ना तो वो हमारा कॉम्युलेटिव हो जाता है। ठीक ना, तो अब देखिए कॉम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल होता है। कंपाउंड मोटर बनाने के लिए शंट और सीरीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप कॉम्युलेटिव लगा रहे हैं और या डिफरेंशियल लगा रहे हैं, ये हमको देखना। अगर कॉम्युलेटिव लगा रहे हैं तो इसका मतलब बोल रहा है कि कॉम्युलेटिव का मतलब हो गया जो शंट का फ्लक्स आ रहा है और सीरीज का फ्लक्स आ रहा है ये दोनों ऐड हो रहा है। अगर कंपाउंड मोटर के आगे डिफरेंशियल लगा हुआ है तो उसका मतलब हो गया ओनली सिर्फ यहाँ चेंज कर दो, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बस। अगर डिफरेंशियल लगा देंगे तो माइनस, डिफरेंशियल डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, कॉम्युलेटिव का मतलब होता है एडिशन, बस यही डिफरेंस और कुछ नहीं। खाली कनेक्शन में डिफरेंस होता है जिस कारण से ये फ्लक्स में डिक्रीमेंट आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक, तो यहाँ हमारा पूछ रहा है कि अगर हम लोग कंपाउंड मोटर में, ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में स्पीड इंक्रीज करेंगे तो लोड टॉर्क इंक्रीज होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। ठीक, और टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, याद रखिएगा ये सब चीज़। अगर हम लोग स्पीड नॉर्मली, ठीक, अगर इस हमारा स्पीड लोड कांस्टेंट है ना तो उस टाइम पे टॉर्क हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक, ये देखिए ये जनरल केस है। ठीक, ये इस दोनों के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में डिटेल से चर्चा किया है, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ बता दे रहे हैं आपको फार्मूला, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए फार्मूला। ठीक ना, तो जैसे ही हम लोग स्पीड डिक्रीज करेंगे ना तो टॉर्क इंक्रीज होगा, स्पीड अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो टॉर्क डिक्रीज होगा। तो देखिए हमारा सवाल यहाँ बोल रहा है कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो होता है उसमें अगर हम लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे तो लोड टॉर्क इंक्रीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क डिक्रीज होगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा 229 का। अब देखिए 230 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, ए शंट मोटर इज यूज फॉर ट्रैक्शन ड्राइव जनरली। नहीं, देखिए अगर हम लोग का ट्रैक्शन का केस आता है तो यहाँ हैवी टॉर्क चाहिए, और हैवी टॉर्क सिर्फ हमारा एक ही मोटर देता है, वो है हमारा सीरीज मोटर। नोट बांध लीजिए कहीं भी। अगर हम लोग को हाई टॉर्क चाहिए, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू सीरीज मोटर में क्या होता है, ये स्क्वायर हैवी टॉर्क देता है, थोड़ा सा भी करंट बढ़ाएंगे ना टॉर्क का वैल्यू बहुत ज़्यादा दोगुना हो जाता है। तो शंट मोटर ऐसा नहीं करता, शंट मोटर तो कांस्टेंट स्पीड वाला होता है, तो ये ट्रैक्शन को कहाँ से चला पाएगा। ठीक, तो 230 का हो जाएगा नो, अगर यहाँ सीरीज रहता तो यस हो जाता। ठीक, अब देखिए 231 नंबर क्या पूछ रहा है, ए सीरीज मोटर इज प्रीफर फॉर लाइन शाफ्ट ड्राइव्स। बोल रहा है कि जो सीरीज मोटर है उसको हम लोग लाइन शाफ्ट ड्राइव्स के लिए यूज करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि नो, हम लोग लाइन शाफ्ट ड्राइव्स के लिए सीरीज मोटर का यूज़ नहीं करते हैं।
तो 231 का हो जाएगा नो। अब देखिए 232 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, डैश कंपाउंड मोटर आर यूज्ड इन रोलिंग मिल। जो रोलिंग मिल होता है जिसमें जैसे चादरा है, ठीक। रोलिंग का मतलब देखिए क्या होता है, वो देखिएगा कभी कभी जो हमारा ट्रॉली होता है या ट्रेलर सब होता है जो माल ढोने का काम आता है, तो देखिएगा उसमें पीछे क्या होगा ना, कभी कभी देखिएगा ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप का देखिएगा चदरा को ले जा रहा होता है, तो वो होता है उसको रोल करने के लिए कौन सा हम लोग मोटर यूज करते हैं ये पूछ रहा है, ठीक। तो रोल मतलब बंडल बनाते हैं। जैसे ये प्लेट है मान लीजिए, इसका हमको बंडल बनाना होगा, तो कोई तो मोटर लेना होगा जो इसको बंडल बना पाए, ठीक। तो कौन सा मोटर यूज करते हैं वही पूछ रहे हैं। और यहाँ पे बोल दिया कंपाउंड मोटर, तो देखिए दो चीज़ याद रखिएगा, कंपाउंड मोटर लिख दिया तो डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर जो है ना उसका यूज हम लोग ना के बराबर करते हैं, ठीक। और जहाँ भी हम लोग प्रीफर करेंगे हमेशा कॉम्युलेटिव करेंगे, डिफरेंशियल का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें फ्लक्स डिक्रीमेंट होता है, तो हमको तो हमेशा फ्लक्स पे ही काम करना है। मैन पर्पस तो फ्लक्स का ही, मैग्नेट। देखिए ये पूरा सारा सर्किट क्या है, मैग्नेटिक सर्किट। आप डिफरेंशियल क्या करता है, मैग्नेटिक सर्किट का जो प्रॉपर्टीज़ है, फ्लक्स ही तो मेन चीज़ है, उसका रूट है, जड़ है। अब उसी को काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए उतना वेस्ट नहीं होता है, ठीक। अब हम लोग जब भी कंपाउंड का बात करें ना तो हमेशा हम लोग प्रीफर करेंगे कॉम्युलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल का सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, हम लोग जैसे कहीं पे प्रैक्टिकल करना है वहाँ यूज करते, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ओनली, ठीक। लेकिन हम लोग अपने लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग यूज प्रीफर करते हैं कॉम्युलेटिव का, ठीक, डिफरेंशियल का नहीं। तो यहाँ 232 का हो जाएगा, 232 का हो जाएगा हमारा कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर आर यूज्ड इन रोलिंग मिल, ठीक। अब देखिए 233 नंबर क्या पर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क्स एंड बैटरी बूस्टर्स। तो देखिए डिफरेंशियल मोटर का यूज हम लोग खाली लैब में करते हैं, रिसर्च वगैरह करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक। तो ये हो जाएगा यस, 233 का यस, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं यूज करते इसको। अब देखिए 234 नंबर सवाल क्या है, 234 नंबर का सवाल पूछ रहा है, रिवर्सल इन ए डीसी मोटर कैन बी accomplished बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ आइदर द आर्मेचर और द फील्ड बट नॉट बाय चेंजिंग बोथ। तो हो जाएगा यस। बोल रहा है कि 234 नंबर का आंसर हो जाएगा यस। देखिए इसमें बोल रहा है कि हमको अगर मोटर डीसी मोटर का डायरेक्शन मान लीजिए इधर घूम रहा है, हमको डायरेक्शन चेंज करना है, तो हम लोग या तो आर्मेचर का जो करंट है उसको चेंज कर लेंगे, ठीक, या तो फील्ड का, मतलब दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ठीक। लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन चेंज करेंगे ना तो मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसी डायरेक्शन में घूमेगा, याद रखिएगा ये चीज़। और अगर आप इसको जानना है तो सारा सीरीज देखिए, ये कहीं ना कहीं हमने एक बार बहुत डिटेल से चर्चा किया, तो अभी नहीं करेंगे, ठीक, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो गया हमारा 234 का हो गया नो, ये सॉरी यस। मतलब अगर दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना तो मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसी में घूमेगा, इसलिए हमको जरूरी अगर मोटर का डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो या तो आर्मेचर का करंट को डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे या तो फील्ड के करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। बाकी कोई रास्ता नहीं है मोटर का डायरेक्शन को चेंज करने का, ठीक, यही रास्ता है। तो हमारा 234 हो गया। अब 235 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि very small DC motor may be started directly from the line without using a starting resistance and without injury to the motor। बोल रहा है कि जो हमारा स्मॉल डीसी मोटर होता है उसको हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग लाइन में प्लग घुसा के स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट कोई रेजिस्टेंस का यूज करके, और उसमें कोई इंजरी भी नहीं होगा। तो छोटा मोटर में हम लोग उतना प्रीफर नहीं करते हैं, स्टार्टर वगैरह जो भी है करंट को लिमिट करने का काम जो करता है स्टार्टिंग पर्पस में, ठीक ना। तो छोटा मोटर में हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि हम लोग कर सकते हैं ना विदाउट रेजिस्टेंस का यूज करके, तो ये हो जाएगा 235 का आंसर हो जाएगा यस। लेकिन अगर बड़ा मोटर है तो हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक, इतना याद रखना। अब देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर और 235 का हो गया यस। अब 236 नंबर सवाल क्या पूछ रहे हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर आर नॉट completely satisfactory when used with motor whose speed must be controlled by internal inserting resistance in the shunt field circuit। ठीक बोल रहा, देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर में प्रॉब्लम कहाँ आया, जो 4 पॉइंट स्टार्टर हमको बनाना पड़ा। 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या था ना, जो हमारा तो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉयल था यहाँ पे, जो होल्डिंग जो क्या करता था
जो हमारा ये स्टार्टर का जो हैंडल होता था उसको होल्ड करके रखता था जब करंट फ्लो होता था, और ये यही होल्डिंग कॉइल डायरेक्टली हमारा फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट रहता था। तो अगर हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज कर रहे हैं और स्पीड कंट्रोल के लिए रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग में, तो जैसे ही हम लोग फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो ये जो मैग्नेट बना था इससे करंट कम हो जाएगा, तो मैग्नेट, ये जो मैग्नेट बना था इसको होल्ड करके रखा था तो ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये होल्ड करके इसको नहीं रख पाएगा। जैसे डिमैग्नेटाइज होगा तो ये फिर अपना स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा इसका हैंडल, और यहाँ से क्या था, रेजिस्टेंस लगा रहता था। ठीक, तो स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा तो फिर मोटर कैसा काम करने लगेगा, स्टार्टिंग में जो काम कर रहा था मतलब करंट को लो कर रहा था, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा था 3 पॉइंट स्टार्टर में। तो ये होल्डिंग जो कॉयल है तो ये डायरेक्टली फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा रहता था, और बोल रहा है कि हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर में और फील्ड कंट्रोल का यूज कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल के लिए। तो जैसे ही स्पीड कंट्रोल के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा, तो फिर सर्किट में हाई रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो भी रनिंग कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कट आउट रखते हैं सर्किट से, मतलब मोटर का फील्ड वाइंडिंग से। ठीक, तो अगर स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टर का यूज इसलिए ना किए कि ताकि स्टार्टिंग में जो हाई करंट आ रहा था उसको कम करे, इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस था। अब जब रनिंग कंडीशन में आ चुका है मोटर तो उस टाइम हाई करंट नहीं होता है, लो करंट होता है। अब उस टाइम में करंट तो एक लो है और ऊपर से हाई रेजिस्टेंस आ गया, जैसे ये होल्डिंग को छोड़ा तो करंट लो हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत सारा आ गया। तो उस टाइम क्या होगा, मोटर को करंट ही नहीं मिल पा रहा है। अब मोटर को करंट नहीं मिल पा रहा तो फ्लक्स नहीं बनेगा क्योंकि फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है यहाँ पे। अब फ्लक्स नहीं बनेगा तो मोटर घूम पाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एन फाइव। एन ही जीरो हो गया तो ई बी जीरो हो जाएगा, बैक ई एम एफ भी जीरो, तो मोटर घूमेगा कहाँ से, तो मोटर नहीं घूम पाएगा। तो यही 3 पॉइंट स्टार्टर में प्रॉब्लम आ रहा था होल्डिंग का। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री व्हेन यूज्ड इन मोटर। बोल रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन तो किया नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा दिए हम लोग फील्ड वाइंडिंग में, तो कहाँ सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन किया। होल्डिंग करके रखना चाहिए था लेकिन वो होल्ड करके नहीं रख पाया। तो जो ये हमारा यहाँ पे सवाल दिया है उसका आंसर हो जाएगा यस, सही बोल रहा है ये कि सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन नहीं करता 3 पॉइंट स्टार्टर जब हम लोग स्पीड कंट्रोल के लिए फील्ड रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो 236 का हो जाएगा यस। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इससे पहले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर अपलोड कर देंगे, और आज आज जो हमारा इसके बाद हमारा डीसी मोटर समाप्त हो जाएगा और एक लेक्चर आएगा। ठीक ना, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी बेनिफिट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।